नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नई चैप्टर, नई शुरुआत, नया दिन, नया जोश है भाई। लेकिन हम तो पुराने ही हैं। चलो मेरे दोस्त, आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए, एक सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने के लिए। बहुत सारे बच्चों का सपना है कि हम सर 2025 में और 2026 में, 2027 में जितने भी एग्जाम होंगे गवर्नमेंट जॉब के, उनको क्रैक करना चाहते हैं। है भाई, यही सपना है आप लोगों का। देखिए बच्चों, मैं पहले बता रहा हूं कि आज हमारे परसेंटेज की पहली क्लास है, जो हमारा परसेंटेज चैप्टर है, प्रतिशत। ये अर्थमेटिक का, अंक गणित का सबसे पहला और सबसे बेसिक चैप्टर है मेरे भाई। अर्थमेटिक मैथ में बहुत सारे चैप्टर हैं छोटे छोटे, लेकिन दो चैप्टर ऐसे जिन्हें हम बेसिक चैप्टर कहते हैं, परसेंटेज और रेशियो। परसेंटेज और रेशियो ऐसा नहीं कि पेपर में इनसे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं। परसेंटेज रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ना ही इनसे पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। लेकिन बिना परसेंटेज और रेशियो समझे अच्छे से, अगर आपको परसेंटेज रेशियो की अच्छी समझ नहीं है, तो आगे आने वाले चैप्टर जैसे लाभ हानि हो गया, डिस्काउंट हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, आप उनको नहीं समझ सकते। जैसे एक मकान होता है ना, हमें मकान में रहना तो मेरे भाई ऊपर फ्लोर पे होता है, या छत पे, मकान छत पे हम दूसरी बिल्डिंग खड़ा करते हैं, लेकिन हम उसके नीचे नींव भी तो डालते हैं। नींव दिखाई नहीं देती, उसको तो हम कवर कर देते हैं, लेकिन फिर भी नींव उतनी ही जरूरी है जितना जरूरी आपका मकान का ऊपर वाला फ्लोर है। ऐसे ही परसेंटेज और रेशियो, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिनसे पेपर में एक एक सवाल ही आएगा। आप कोई भी पेपर दीजिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, भारत में प्री से लेके मेंस तक कोई भी आप पेपर दीजिए, इससे चैप्टर में एक ही सवाल आता है। या कभी कभार अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश है तो दो क्वेश्चन आ जाएंगे, एक से दो। ऐसे रेशियो के साथ है, रेशियो से भी एक से दो क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम जो पढ़ाई करेंगे मेरे भाई, परसेंटेज और रेशियो, इन दोनों चैप्टर्स को, वो हम ये एक दो सवाल ठीक करने के लिए नहीं करेंगे मेरे भाई, नहीं। ये एक दो सवाल सही करना तो बहुत आसान काम है। मैं आपको परसेंटेज रेशियो इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आगे आने वाले चैप्टर में आप परसेंटेज रेशियो का इस्तेमाल करना सीख जाएं। यानी कि मैं अर्थमेटिक के आने वाले जो हमारे 20 चैप्टर्स हैं, उनका एक फाउंडेशन तैयार करूंगा। तो कभी भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो ऐसे ना पढ़ें कि भाई ये एक दो सवाल के लिए हम पढ़ रहे हैं। आप इस तरीके से पढ़ें कि अगर ये चैप्टर मेरा कमजोर रह गया तो मेरा पूरा अर्थमेटिक मैथ कमजोर रह जाएगा। ठीक है जी, क्या आपको हमारी ये बात समझ में आई? ठीक है, बिल्कुल जीरो से हीरो। ये जीरो से हीरो बिल्कुल होगा। मैं आपको बेसिक से और मैक्सिमम मेंस लेवल तक कराऊंगा। ठीक है। जो बच्चे सोचते हैं कि एक दो सवाल के लिए क्या इतनी मेहनत करनी, वो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझते। परसेंटेज में ऐसे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे डेविएशन हो गया, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो गया। रेशियो में भी हम ऐसी बहुत सारी चीज सीखेंगे कि रेशियो को कैसे मर्ज करते हैं, कैसे अप्रोक्स कैलकुलेशन करते हैं। ये अगर आपका कमजोर रहेगा तो आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत परेशानी होगी। तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि ये पूरे अर्थमेटिक मैथ का एक फाउंडेशन है। एक दो सवाल को ध्यान में रख के चैप्टर नहीं पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए। देखो मेरे दोस्त, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो गणित में बस तीन चीजें हैं, तीन चीजें होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। एक तो आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, और जहां जरूरत है मेरे भाई वहां आपको ट्रिक भी आनी चाहिए, यानी कि ये दोनों एक ही बात है। दूसरी बात, ध्यान सुनो, मैं आपको थोड़ी सी चीज बता रहा हूं। उसके बाद आपको रिवीजन, क्योंकि भाई आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, इतने सारे चैप्टर पढ़ोगे, इतना सारा कंटेंट पढ़ोगे, आप पढ़ते चले जाओगे, लेकिन एक बीमारी है पीछे का, साथ साथ भूलते भी चले जाओगे। तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है, उसका रिवीजन भी करना है। और मेरे प्यारे भाई, तीसरा है आपका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस।
अगर आपको मैथ सब्जेक्ट सीखना है तो ये तीनों मैथ सब्जेक्ट सीखने के पिलर हैं जो आपको करने हैं। कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट सारे के सारे मैं सिखाऊंगा 100%। आपको खुद से ना कभी गूगल से देखना है ना किसी किताब में से कुछ सीखना है। जितने भी ट्रिक हैं सब मैं आपको बताऊंगा। रिवीजन करने वाला, कभी भी एक टीचर रिवीजन नहीं करवा सकता। यह काम बच्चे को खुद ही करना है, यह काम आपको खुद ही करना है। आप खुद करोगे इस काम को मेरे भाई, खुद करोगे। ठीक है जी। दूसरा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेरे भाई दो तरह की होती है, प्रैक्टिस भी दो तरह की होती है। एक तो क्लास में, एक तो मेरे भाई क्लास में, और तीसरा है मेरे भाई कि आप एक किताब लीजिए, आप एक किताब खरीदो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड करो गूगल से। ठीक है, या आप पीडीएफ डाउनलोड करो और आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करो। सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस यानी कि आप जिसे आप खुद से करोगे, यानी कि आप क्लास में नहीं करवाए। ये सवाल आपने घर पे जाके खुद कोई किताब लेके या कोई पीडीएफ डाउनलोड करके करा है मेरे भाई, बुक से या पीडीएफ से। ये है मेरे भाई। दूसरा दोस्त, बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे बैचेस ऐसे पढ़ाए जाते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, एक सवाल करा दिया, आगे चल गए। चल मेरे भाई, फिर वो मैथ का जब फाउंडेशन बैच खत्म होता है तो फिर टीचर कहता है ले अब मेरा प्रैक्टिस बैच आ रहा है, अब या तुम हमारा प्रैक्टिस बैच भी खरीदो, कि अब ये मेरे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस का बैच आ रहा है, तुम ये हमारा प्रैक्टिस बैच खरीदो। यहां ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं अगर आपको कोई चीज पढ़ाऊंगा तो पूरी पढ़ाऊंगा, यानी कि कॉन्सेप्ट भी यहीं सीखोगे, प्री के सवाल भी यहीं करोगे, मेंस के सवाल भी यहीं करोगे, और प्रैक्टिस भी मैं आपको क्लास में ही कराऊंगा। यानी कि ये बैच केवल फाउंडेशन बैच नहीं है, ये फाउंडेशन प्लस प्रैक्टिस बैच है। एक एक कॉन्सेप्ट पे, गणित के एक एक टाइप पे आपको 10-10, 15-15, 20-20 इतने सवाल कराए जाएंगे कि आपके बिल्कुल नसों में बैठ जाएगा। लोग ना, हमारे देश में लोग उस चीज को भूल चुके हैं जिस चीज की मेरे भाई सबसे ज्यादा कीमत है, वो है प्रैक्टिस। मैं हमेशा से कहता हूं कि आप किसी भी फील्ड में क्यों ना रहो, प्रैक्टिस एक ऐसा हथियार है कि कमजोर से कमजोर आदमी कुछ भी सीख सकता है। एक बच्चा जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता, मैथ में बहुत कमजोर है, आप उसको कितने भी कॉन्सेप्ट सिखाओ, कितने भी ट्रिक रटवाओ, कितने भी फॉर्मूला रटवाओ, वो कभी भी गणित नहीं सीख सकता। आप उसको कॉन्सेप्ट 1-2 बार पढ़ाकर आप उसको खूब सारे उस कॉन्सेप्ट पे सवाल प्रैक्टिस कराओ, उस बच्चे की आत्मा में वो चीज फिट बैठ जाएगी। तो मैंने वो क्रैक कर लिया है फंडा कि मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूं, लेकिन मैं बाकी बैचेस की तरह एक एक दो दो सवाल करा के निपटाने वाला आदमी नहीं हूं। मैं तब तक प्रैक्टिस कराता हूं कि जब तक वो बच्चा जिसको मात्र गिनती भर भी आती है वो भी ना सीख जाए, तब तक मैं प्रैक्टिस कराता हूं मेरे भाई। तो यहां मेरे दोस्त आपको प्रैक्टिस भी भरपूर कराई जाएगी। समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, क्वेश्चंस में ज्यादा कराऊंगा, लेकिन जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके अलावा आपको अपनी तरफ से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह किसी एक एग्जाम के लिए नहीं कर रहे कि यहां एनटीपीसी का मैथ पढ़ रहे हैं, हम ग्रुप डी का मैथ पढ़ रहे हैं, हम केवल मैथ पढ़ रहे हैं, केवल मैथ। और वो मैथ आप कोई भी पेपर दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें मैथ आता है, आप हर एक को कर पाएंगे मेरे भाई। हम यहां आरआरबी ग्रुप डी से लेके इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे मुश्किल पेपर तक की तैयारी करने वाले, हम किसी एक एग्जाम की तैयारी नहीं करने वाले। हम यहां एसएससी जीडी से लेके आईसीआर टेक्नीशियन, सीडीएस, बैंकिंग के लेवल की तैयारी करने वाले हैं। हम किसी एक एग्जाम की तैयारी नहीं करने वाले, हम यहां पे गणित सीखने वाले हैं, गणित। समझ में आया? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं भाई मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। केवल कॉन्सेप्ट सीख लेने से, फॉर्मूला रट लेने से आपका कल्याण नहीं हो सकता मेरे भाई। कल्याण तभी होगा जब कॉन्सेप्ट पे आप खूब सारी सीक्वेंस में, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज साथ साथ प्रैक्टिस करो। पहले आपको 2-4-5 सवाल प्री के कराए जाएं, फिर 2-3-4-5 सवाल आपको मेंस के कराए जाएं, उसके बाद आगे के टाइप की तरफ बढ़ा जाए। इस प्रोसेस में समय ज्यादा लगता है पर हर बच्चा सीख सकता है। ठीक है दोस्त?
इंस्पायरिंग अचीवर्स जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव नॉट एंट्रेंस एग्जाम। तो ये 3 पिलर है मेरे भाई। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, ये बोला कि प्रैक्टिस जो है क्लास में मैं आपको कराऊंगा, और मैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि अगर आप ये ना भी करो, अगर आप खुद से मेरे दोस्तों प्रीवाईक्यू की प्रैक्टिस ना करो, जो मैं क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो मैं सवाल करा रहा हूं, अगर आप उनका ढंग से पढ़कर रिवीजन कर लो तो भी सफिशिएंट है, तो भी काफी है। लेकिन अगर आपके पास समय बहुत ज्यादा है अभी कि मुझे तो अगले साल का पेपर देना है, या मुझे ठहर के एक बार में ही अच्छी नौकरी लेनी है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ साथ प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जैसे एक बुक है हमारी, ये जैसे एक बुक है मैथ्स की, इसमें पिछले 5 साल के 8000 क्वेश्चन है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के साथ। इस बुक को ऑर्डर करके मंगा लीजिए और इस बुक से आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है मेरे भाई, इस बुक से आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता है नहीं मेरे दोस्त गणित सीखने का। चलें, ठीक है, तो ये बात मुझे आपको बतानी थी। अब हम यहां से शुरू करेंगे मेरे भाई। देखो दोस्त, आज से हमारे एप्लीकेशन पर एसएससी आरंभ बैच शुरू हो रहा है, यानी कि हम जितने भी टीचर हैं, मैं इसमें मैथ पढ़ा रहा हूं, हमारे गोपाल सर अंग्रेजी की क्लास शुरू कर रहे हैं, हमारे अरुण सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और हमारी जीएस की एक पूरी अलग डेडिकेटेड टीम है, क्योंकि जीएस में अलग छोटे छोटे काफी सारे सब्जेक्ट हैं। हमारे तो चैप्टर हैं, इनके तो पूरे सब्जेक्ट हैं। लेकिन मेरे भाई ये चारों ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन दोस्त, ये चारों ही क्लासेस, पूरी तैयारी, पूरी कोचिंग आपको 1599 की फीस में कैरविल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, 7 फरवरी आज हो चुकी है, 10 फरवरी तक आपको इतने कम फीस में सबसे सस्ते और अच्छे टीचर्स के साथ, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत हजारों सिलेक्शंस दिए, उन टीचर के साथ आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। और 10 फरवरी तक मेरे भाई इस बैच की फीस यही रहेगी, उसके बाद ये फीस बढ़ जाएगी। तो अगर किसी बच्चे को अपनी तैयारी शुरू करनी है, कैरविल एप्लीकेशन भारत का मोस्ट ट्रस्टेड, सबसे ज्यादा विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए बच्चों का। पिछले 5 साल में इसने हजारों बच्चों को जो है सरकारी नौकरी दिलवाई है, हजारों लाखों बच्चों का सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म, इन्हीं टीचर्स के, हम सभी टीचर्स से पढ़ पढ़कर हुआ है। हमारा भी काफी योगदान है और बच्चों ने भी हमारे साथ मिलकर काफी मेहनत करी है मेरे भाई। तो जिन बच्चों को तैयारी शुरू करनी है, एप्लीकेशन पर जाके इस बैच में भी इनरोल कर सकता है। इसकी क्लासेस हम आज से पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। और दोस्त, 10 फरवरी के बाद जो है इसकी जो है फीस वो बढ़ जाएगी। वीडियो क्लियर आ रही है कि हम आपको दिखाई दे रहा हूं? चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज से पहले मेरे भाई, परसेंटेज से पहले हमारे मेरे भाई आपको ना कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी मेरे भाई, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप मुझे बताइए इंटीजर्स, इंटीजर्स, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें जाननी है कैलकुलेशन से रिलेटेड, उसके बाद मेरे भाई हम यहां पर सवाल करेंगे। इंटीजर्स हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई? पूर्णांक, पूर्णांक। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, पूर्णांक। अब इंटीजर्स या पूर्णांक क्या होते हैं मेरे भाई? तो आपके सामने जो लिखे हुए हैं 0 1, यानी कि जो गिनती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और अंत तो कोई है ही नहीं, इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। अब ये निगेटिव भी हो सकते हैं मेरे भाई, -1 -2 -3 -4। भाई आगे की तरफ जाएंगे, 0 से आगे पॉजिटिव है, 0 से पीछे निगेटिव है, -4 है ना, और ऐसे पीछे कहां तक है ये हमें पता ही नहीं। यानी कि इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं, कहां पे खत्म होते हैं, कोई पता नहीं मेरे भाई। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट से
शुरुआत और अंत होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, तो ये कहलाते हैं इंटीजर्स, यानी कि इनमें कोई आपको दशमलव नहीं दिखाई देगा, कोई भिन्न नहीं दिखाई देगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -4 -3 -2 -1 ये सब इंटीजर्स हैं। अब मेरे प्यारे भाई ये हैं, ये जो 0 से आगे ये जो नंबर है, बताओ इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स, हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि जो 0 के बाद या जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहां तक? इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। इन्हें यानी कि ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इन्हीं को मेरे प्यारे भाई एक नाम और दिया गया है नेचुरल नंबर, या हिंदी में मेरे दोस्तों, हिंदी में नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर ये तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगली बात मेरे प्यारे भाई, अगली बात आपको समझनी है फ्रैक्शन, 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 या हिंदी में मेरे दोस्तों भिन्न, फ्रैक्शन। या आपको समझना है मेरे भाई, हिंदी में भिन्न, फ्रैक्शन, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों भिन्न। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फ्रैक्शन मेरे प्यारे भाई दो तरह की होती है, फ्रैक्शन जो हैं दो तरह की होती हैं, भिन्न जो है मेरे प्यारे भाई यहां पर दो तरह की होती हैं। एक हो जाएगी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, एक प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर। हिंदी में कहेंगे उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती हैं जो एक से छोटी होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती हैं जो एक से छोटी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे भाई, एग्जाम्पल के लिए से मैंने आपके सामने लिखा 3/7। आप मुझे बताओ अगर 3 को 7 से भाग दूंगा तो एक से छोटा नंबर आएगा, अगर मैं छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दूंगा तो एक से छोटा नंबर आएगा। जैसे आपके सामने लिखा 1/2, 1/2 क्या होता है? 1/2 होता है 0.5, और 0.5 क्या? एक से छोटा नंबर है। ये क्या है मेरे भाई? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आपके सामने आया 11/18, 11/18 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है मेरे भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन। बात आई समझ में? यानी कि जो फ्रैक्शन एक से छोटी होती हैं उन्हें हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, एक से छोटी कब होगी कोई भिन्न? कोई भिन्न एक से छोटी कब होगी? जब उसका, देखो ऊपर वाली चीज को हम कहते हैं न्यूमरेटर। किसी भी भिन्न में जो ऊपर लिखा होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इसको अंश, हिंदी में इसका नाम है अंश। और जो नीचे लिखा होता है इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में इसका नाम है हर। डिनोमिनेटर हिंदी में नाम है हर। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही समझ में आया है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आपका अंश है, अंश यानी कि जो ऊपर संख्या लिखी हुई है वो छोटी होगी, जो ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है न्यूमरेटर यानी कि अंश, वो हमेशा ही डिनोमिनेटर से छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा। समझ में आया? सर आज से तैयारी करें तो सीजल निकल जाएगा, प्रियंका गंगापुरी। ये तो इस बात पर डिपेंड करता है गंगापुरी जी कि आप किस लेवल की तैयारी करते हैं। ये तो उस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक की तैयारी करते हैं। समझे आप बात को? ठीक है, आप कम समय में, अगर आपको कम समय में सिलेक्शन लेना है तो कम समय में तेज भागना पड़ेगा, कम समय में तेज भागना पड़ेगा। यानी कि जो ऑलरेडी लोग रेस में, उनसे ज्यादा बेहतर तैयारी आपको कम समय करके दिखानी पड़ेगी, उनसे ज्यादा मेहनत आपको कम समय में दिखानी पड़ेगी, उनसे ज्यादा IQ आपका होना चाहिए।
बस, समझ में आया? तो भिन्न मेरे भाई दो प्रकार की होती है। पहली भिन्न जो एक से छोटी होती हैं, यानी कि जिनका अंश जो है वो हर से छोटा होता है। ऊपर संख्या छोटी होगी, नीचे वाली संख्या बड़ी होगी। अब मुझे बताओ बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है मेरे भाई, उन्हें वो जो है वो एक से बड़ी होती हैं। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न जो होती हैं वो एक से बड़ी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे भाई मैं आपसे कहूं 14/5, 14/5 ये क्या है बच्चों? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे इम्प्रॉपर है? क्योंकि अगर आप 14 को 5 से भाग देंगे, 14 को 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 10.5 2.8 आएगा। और 2.8 जो नंबर है वो एक से बड़ा है। तो यानी कि 14/5 जो फ्रैक्शन है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने आपके सामने लिखा 16/9, 16/9 भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपके सामने लिखा 103/24, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न कब होगी? जब ये जो न्यूमरेटर जो लिखा हुआ है, जो ऊपर संख्या लिखी हुई है मेरे भाई, जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, जो न्यूमरेटर है मेरे भाई, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी होगी। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आई, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब आप मेरी बात को बड़े प्यार से समझिएगा। ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 26 बटे कितना कर लें, ये 7, ये क्या है बच्चों? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आई बात आपको? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 26/7। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 26 को 7 से भाग दूंगा, अगर हम 26 को 7 से भाग देंगे, क्लियर है, दिक्कत मत लेना, तो कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। भाई 26 से छोटा 7 से कटने वाला नंबर कौन सा है? 21 है। 7 तिया 21, 3 बार भाग जाएगा। क्या बच जाएगा? जब आप इसमें से घटाओगे 5 बच जाएगा, 5। क्लियर है, 5 बच जाएगा। इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। इसे बच्चों हम रिमाइंडर या हिंदी में शेषफल कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसे हम रिमाइंडर या हिंदी में क्या कहते हैं? शेषफल। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जितनी बार भाग गया है ना, जब मैंने 26 को भाग दिया 7 से तो 3 बार भाग गया, इसे हम कहते हैं मेरे भाई कोशेंट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसे हम कोशेंट कहते हैं, कोशेंट, या हिंदी में इसका नाम है भागफल। हिंदी में इसका नाम क्या है मेरे भाई? भागफल। समझ में आया? भाग देने के बाद जो आखिर में बच जाता है उसे हम रिमाइंडर या हिंदी में हम लोग उसको शेषफल कह देते हैं। क्या कहते हैं? रिमाइंडर या हिंदी में शेषफल कह देते हैं। अब आप मुझे बताओ, जब मैंने 26 को 7 से भाग दिया, जब हमने 26 को 7 से भाग दिया तो कितनी भागफल कितना है? कितनी बार भाग गया? 3 बार। 7 तिया 21, 3 बार भाग गया, 3 बार। 7 तिया 21, 3 बार डिवाइड गया। क्या बच गया? भाग देने पर 5 बच गया। भाग देने पर क्या बच गया मेरे भाई? 5 बच गया, तो 5। और हमने भाग किससे दिया है? हमने 7 से भाग दिया है, बटे 7। ऐसे ही लिखूंगा मेरे भाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या बच्चों मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं? हां या ना जवाब दीजिए। किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है राखी, बताइए क्या इसमें किसी को कोई डाउट? भाई अगर हम जैसे कोई संख्या 26 है, 26 को हम भाग दे रहे हैं 7 से, तो हम ये कहेंगे कि 26 से छोटा 7 से कटने वाला नंबर, 7 से क्या भाग हुआ? 7 तिया 21, 21 जाएगा, 5 बच जाएगा। तो जितनी बार भाग गया वो होता है आपका कोशेंट यानी कि भागफल। भाग देने के बाद जो बच जाता है आखिर में वो है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो 7 तिया 21, 3 बार भाग जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे भाई? 5 बच गया। बोलो 21 रिमाइंडर है, हाँ 5 और बटे 7। तो मेरे भाई ये जो होगा ये क्या आएगा आपका? हमेशा कोशेंट। ये जो होगा मेरे दोस्तों ये होता है कोशेंट। ये 5 क्या है आपका?
ये आपका रिमाइंडर है यानी कि भागफल है, और 7 है जिस संख्या से आपने भाग दिया है। देखो जिस संख्या से आप भाग देते हो, जैसे मैं यहां 7 से भाग दे रहा हूं तो हम इसे बोलते हैं डिवीजर। इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसे हम डिवीजर बोलते हैं, डिवीजर। हिंदी में इसका नाम है भाजक। हिंदी में बच्चों इसका नाम क्या है? भाजक नाम है। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, इतना बड़ा क्यों लिखेंगे। तो मेरे भाई ये लिखा जाएगा आपका कोशेंट, यहां रिमाइंडर, नीचे अब आपका जो है मेरे भाई डिवीजर ही रहेगा, डिवीजर, नीचे आपका डिवीजर ही रहेगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? किसी बच्चे को कोई समस्या? ठीक है, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे भाई, एक और मैं आपके सामने लिखता हूं, मैंने लिख दिया 129 बटे 129 बटे कितना कर लें बच्चों बताइए? 17। अभी बताओ क्या आएगा? 129 बटे 17। या 129 की बजाय यहां पे 105 कर लीजिए। 105 बटे 17 बताइए मेरे भाई, अगर आप 105 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 105 तो 17 से भाग होगा नहीं, तो आप ये सोचो 105 से छोटा 17 से भाग होने वाला नंबर है 102। 17 छिक्का 102, 17 छिक्का पहाड़ा जाएगा, 17 छिक्का 102। लेकिन ये कितना है? ये आपका 105 है, तो क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। और नीचे क्या है मेरे भाई? नीचे है आपका 17। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां तक हमें कोई परेशानी नहीं है, यहां तक हमें कोई परेशानी नहीं है। 6 प्लस 3 बटे 17। अगर आप ध्यान से देखें मेरे भाई, अगर आपके सामने लिखा है ना 6 प्लस 3 बटे 17, तो इस बात का मतलब क्या? इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई? 17 की यहां 6 में गुणा होती है, इनकी यहां पे गुणा होती है। 17 की 6 में गुणा करो, कितना आएगा? 102। 102 में आप 3 जोड़ेंगे 105, और फिर 17 से भाग दे रहे हैं, बटे 17 तो है ही। 17 छिक्का 102 जमा 3 105, तो 105 बटे 17 आया मेरे भाई। अब बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 प्लस 3 बटे 17। अच्छा मेरे दोस्त, यहां बीच में क्या है? प्लस, ये बीच में प्लस है। अब बार बार ऐसे लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हमने एक तरीका निकाला कि इसी बात को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, इस बात को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे 6 सही 3 बटा 17। 6 सही 3 बटे 17। 6 सही 3 बटा 17। 6 सही 3 बटा 17। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। 6 सही 3 बटा 17 मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखेंगे तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? इसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन कह देते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब हमने आपके सामने 6 सही 3 बटा 17 लिखा, तो 6 क्या है मेरे भाई? 6 एक इंटीजर है, 6 एक पूर्णांक है। 6 क्या है बच्चों? 6 एक पूर्णांक है, 6 एक इंटीजर है, 6 एक पूर्णांक है। और 3 बटे 17 क्या है मेरे प्यारे बच्चे? 3 बटे 17 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3 बटे 17 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इनके बीच में है प्लस। 6 सही 3 बटा 17। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, यानी कि इसी बात को शॉर्ट में लिखने का तरीका यह है। एक और बता दीजिए, चलिए लास्ट एक और बता दीजिए। हमने आपके सामने लिखा मेरे भाई इस तरीके से 89 बटा कितना कर लेते? 14। 89 बटा कुछ और कर लेते हैं, 89 बटा 13। अब बताओ ये क्या आएगा? 89 अपॉन 13। बताइए जी मेरे भाई। 89 बटा 13 कैसे कैसे लिखेंगे मेरे भाई इसको मिक्स फ्रैक्शन में? 89 से छोटा 13 से कौन सा नंबर भाग होगा?
13 छिंग 78, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78 चला जाएगा, क्या बचेगा बेटा 78, ये तो 89 है। 13 छिंग 78 जाएगा, ये तो 89 है, तो कितना ज्यादा है 78 से 89 कितना ज्यादा है 11, 11। तो 6 + 11 बटा 13, 6 + 11 बटा 13 समझ में आया। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे 6 सही 11 बटा 13, 6 सही 11 बटा 13। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? किसी भी बच्चे को मेरे भाई यहां तक कोई समस्या? 6 सही 11 बटा 13। क्लियर? यानी कि अगर आपके सामने कोई भी फ्रैक्शन इस प्रकार से लिखी हुई है, जैसे आपके सामने लिखा है 5 सही 2 बटे 5 सही 3 बटे 8, 5 सही 3 बटे 8, ये क्या है मेरे भाई? ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन अगर इसको गौर से देखा जाए तो इसका मतलब 5 + 3 बटे 8, बीच में क्या होता है? बीच में हमेशा प्लस का साइन होता है, बीच में हमेशा प्लस का साइन होता है। इसका मतलब यह है कि 5 एक इंटीजर है, 3/8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इन दोनों को जोड़ा गया है, इन दोनों को जोड़ा गया। शॉर्ट में इस तरीके से लिखने का तरीका इंसान ने ढूंढा है। तो 5 + 3/8 क्या आएगा मेरे भाई? इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 8 की 5 में आप गुणा करते हैं, 8 की 5 में गुणा 40, 40 में आप 3 जोड़ेंगे 43, 43/8, इसकी वैल्यू है 43/8। समझ में आया? मजा आया? बोलो। 43/8। अगर दशमलव में लिखा हुआ ना, जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 4.26, ये आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि भैया दशमलव ये भी प्लस है, ये इसका मतलब है कि 4 अलग और 0.26 अलग। आई बात समझ में? 4 अलग और 0.26 अलग। क्लियर? किसी बच्चे को मेरे भाई यहां तक कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। दशमलव के बीच में भी यहां प्लस होता है, 4 अलग जोड़िए, 0.26 अलग जोड़िए। अब 0.26 नहीं जमा समझते बहुत सारे बच्चे। यही है बेटा, यही असली कैलकुलेशन है जो आपको सीखनी है। बहुत सारे बच्चे ही नहीं समझते कि दशमलव क्या है। देखो यहां जैसे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा मेरे भाई? 100 से भाग होगा, 100 से डिवाइड, यानी कि 26 के 100 टुकड़े कर दिए। भाग करने का मतलब टुकड़े करना, 26 के 100 टुकड़े करना है। किससे कट रहा है? ये 2 से कट भी रहा है। 26 13 बार और 2 से 100 50 बार, 13/50। तो अगर आप दशमलव हटाते, जितने दशमलव हटाएंगे नीचे उतनी ही जीरो बढ़ेगी। यहां दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो मैंने दशमलव हटाया, नीचे 2 जीरो आई। दशमलव के बाद अगर 3 अंक हैं, नीचे 3 जीरो आएंगी। दशमलव के बाद 1 अंक है, नीचे आप 1 जीरो बढ़ाओगे। तो ये हुआ मेरे भाई 4 + 13/50। 0.26 का मतलब 4 + 13/50, यानी कि आप इसको कैसे देख लो, 4 सही 13/50, इसका मतलब है 4 सही 13/50। किसी भी भाई को मेरे यहां अभी तक कोई भी समस्या आई हो तो वो पूछ ले। हमारे किसी भी भाई को यहां तक कोई भी समस्या आई हो तो पूछ ले। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, अब आगे चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड कैसे करते हैं? अगर आपके सामने लिखा है 3/3 डिवाइडेड बाई 5/7, ये बताइए मेरे भाई डिवाइड कैसे करेंगे? जल्दी से बताओ दोस्त, जल्दी से। 3 क्या है? 3 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, और 5/7 एक फ्रैक्शन है, 5/7 एक फ्रैक्शन है। तो हम इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं मेरे भाई एक फ्रैक्शन से। हमें बताइए कि क्या आएगा डिवाइड करके। देखो दोस्त, जब भी कोई फ्रैक्शन ऊपर जाती है, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर, जब भी कोई फ्रैक्शन ऊपर जाती है तो पलट जाती है।
ये डिवाइड है, ये बटे का मतलब डिवाइड होता है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगा, मल्टीप्लाई 5/7 पलट जाएगा जी 7/5। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो नीचे वाली जो फ्रैक्शन है वो पलट जाती है। 3 × 7/5 यानी कि क्या आ गया मेरे भाई 21/5। तो इसकी वैल्यू होगी दोस्त 21/5। बोले हां कि ना, बात को समझ गए आप मेरी? 21/5 आता है। चलो शुक्र है, आपको इतनी बात तो आती है। आपके सामने लिखा है, आपके सामने लिखा है 4/9 और बटे मेरे प्यारे भाई कितना कर लें ये 4/9 डिवाइडेड बाई मेरे प्यारे भाई 3। बताओ जी क्या आएगा? 4/9 और ये बटे 3। 4/9 एक फ्रैक्शन है, भिन्न। 3 एक पूर्णांक है, पूर्णांक यानी कि मैंने भी समझाया 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल जो गिनतियां होते बिना दशमलव वाली। क्या होगा दोस्त? हा, कितने शेर बालक है हमारे। 4/9 भाई साहब, मुझे बड़ा दुख हुआ। कमेंट आप देख लो, मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखा दूंगा। बहुत सारे बच्चे 4/3 बता रहे हैं। 4/3 है, 12/9, 12/9। अरे भाई, क्या आपको ऊपर में नीचे में फर्क नहीं दिखाई दे रहा? भाई 3 का मतलब होता है 3/1। आप ऐसे समझो, 3 का मतलब है 3/1। मैंने समझाया कि जब भी कोई फ्रैक्शन ऊपर जाती है तो पलट जाती है। ये डिवाइड हो रहा है, बटे, ये बटा है ना, बटे का मतलब डिवाइड। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो पलट जाएगा। 3/1 का उल्टा 1/3। तो आपको नहीं दिख रहा मेरे भाई 4/27? ये 4/27 है, ना कि 4/3। बाबलो, पता नहीं कैसे कैसे हैं बच्चे। मल्टीप्लाई हो जाती है मेरे दोस्त, मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई। इस तरह का है तो इन दोनों की गुणा हो जाती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, 9 की और 3 की। 4/27। आगे का बताओ, क्या भरोसा कर सकते हैं हम आप पे? 5/6 को डिवाइड करना है मेरे भाई 7/3 से। बताइए इसको डिवाइड करके क्या आएगा? एक भिन्न को दूसरी भिन्न से डिवाइड करना है। ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरी फ्रैक्शन है, हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। आपको बताया कि डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नीचे वाली फ्रैक्शन बदल जाती है। 7/3 पलट जाएगा, ऊपर 3/7 पलट जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, 5/6 नीचे 7/3 है, पलट के 3/7 हो जाएगा, पलट के। ठीक है, काट सकते तो काट लो, नहीं तो छोड़ दो। 3 दूनी 6, यह आएगा जी 5/14। तो इसकी जो वैल्यू वो 5/14 आएगी, 5/14। बोलो बात सही है? 5/14। हाँ, 15/42 को काट लिया ना, 15/42 को 3 से नहीं काट सकते क्या? 5/14 भाई। कैसे बच्चे हो? आगे डिवाइड करना सीख गए, गुणा तो खैर आता ही है। अब दो फ्रैक्शन को जोड़ते कैसे? जैसा आपके सामने लिखा 3/7 प्लस 2/5। ये दो फ्रैक्शन है, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है मेरे भाई। ये दोनों ही आपके सामने लिखी हुई हैं, ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है। इनको जोड़ना कैसे है? इन दोनों फ्रैक्शन को जोड़ना कैसे है? तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। ये जो नीचे लिखा हुआ है 7 और 5, आप इनका एलसीएम ले लीजिए। आप इनका या तो एलसीएम ले लीजिए या इनकी गुणा कर दो। या तो बच्चों आप इनका एलसीएम लो या इनकी गुणा करो। 7 और 5 की गुणा क्या आएगा? 35। नीचे आएगा 35, 7 पंजे 35। सही बात है। यहां ऐसे मल्टीप्लाई, 5 की 3 में गुणा 15 प्लस यहां ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 की 2 में गुणा 14 है।
तो 15 जमा 14 यानी कि 29/35। तो इनको जोड़ के आएगा मेरे दोस्तों 29/35, 29/35। सही है, 29/35। ऐसे ही अगर आपको घटाना हो 8/11 और माइनस 8/11 माइनस 5/16, ये बताइए मेरे भाई क्या आएगा? 8/11 माइनस 5/16। वही टेक्निक, कोई अलग नहीं लगेगा। ये 11 है और ये मेरे दोस्तों 16 है। ये 11 है और ये 16 है। तो 11 और 16 की आप गुणा कर दीजिए। 11 गुणा 16 176। 11 गुणा 16 176, 176। 176 आ जाएगा। आप बोलोगे हां सर। अब 16 की 8 में गुणा, 16 अट्ठे 128, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, और 11 की 5 में गुणा 55। और 128 में से आप 55 घटा दीजिए तो कितना आएगा मेरे भाई? 3। 12 में से 5 गया 7। 73/176। 73/176। सर मेरा मैथ बहुत कमजोर है, मैं भूल जाता हूं। अरे कमजोर है तो भाई पढ़ने से मजबूत होगा, रोने से थोड़ा ना मजबूत होगा। 73/176। 73 आएगा ना भाई? क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अच्छा, अगर इस तरीके से हो जिनका आप एलसीएम बड़ी आसानी से ले सकते हो, जैसे कि आपके सामने जोड़ना है हमें 1/12 प्लस 1/16। अब मुझे ये जोड़ना है 1/12 प्लस 1/16। सपोज मान लीजिए, तो आप ये देखो, ये तो तरीका है ही, पर ये जो नंबर दिख रहे हैं 12 और 16, क्या कोई ऐसी संख्या है जो 12 से और 16 दोनों से भाग होती हो? क्या कोई ऐसा आसान सा छोटा सा नंबर है जो 12 से भी भाग होता हो, 16 से भी भाग होता हो? हां जी बिल्कुल है। 12 16 दोनों से भाग होने वाला नंबर 48 है। दिमाग सोच सकता है आपका कि भाई 48 सबसे छोटा नंबर है जो 12 से भी भाग हो रहा है, 16 से भी भाग हो रहा है। ठीक है, ये 48 है। 12 से 48 कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 की 1 में गुणा 4 प्लस ऐसी। 16 से 48 कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 की 1 में गुणा 3। तो 4 प्लस 3 आ गया मेरे दोस्त 7/48। 7/48। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? बताओ। ठीक है, कर लोगे, इसमें कोई परेशानी? ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। असली प्रॉब्लम यही होती है कि जब आप, अगला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जब आप एक इंटीजर में से प्रॉपर फ्रैक्शन घटाते हैं, जब आप एक इंटीजर में से प्रॉपर फ्रैक्शन घटाते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं 15 में माइनस 9 सही 3/7 क्या होगा? 15 माइनस 9 सही 3/7। अगला कॉन्सेप्ट ये बताइए मेरे भाई, 15 माइनस 9 सही 3/7। अब प्यार से समझिएगा, 15 क्या है? 15 एक फ्रैक्शन, 15 एक इंटीजर है। 9 सही 3/7 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 15 एक पूर्णांक है, 9 सही 3/7 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब 15 में से 9 सही 3/7 घटा के क्या आएगा? 15 में से 9 सही 3/7 घटा के क्या आएगा? देखो मेरे भाई, अगर आपको यह समझना है, अगर इसको बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे? 15 माइनस 9 सही 3/7 का मतलब है 9 प्लस 3/7। 9 प्लस 3/7 यही है भाई बच्चों। भाई 9 सही 3/7 का मतलब क्या है? 9 और प्लस 3/7। 9 अलग होता है, 3/7 अलग होता है। अब आप कहोगे सर ये 9 भी घटाना है, 3/7 भी घटाना है। अब हमारे पास ये 15 है, हमारे पास ये 15 है। अब 15 को मेरे भाई ध्यान सुनना, 15 माइनस 9 प्लस 3/7 है। क्लियर है?
अब अगर मैं माइनस से गुणा कर दो, चलो माइनस से गुणा कर दे, 15 माइनस 9 और -3/7 ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर यही हो जाएगा, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अब 15 में से 9 अगर मैंने घटा दिया तो 6 आ जाएगा। ये 15 में से आप 9 घटा दीजिए, 6 आ जाएगा। 6 -3/7। अब जो बच्चे 6 बता रहे हैं ना कि 6 + 3, 6 सही 3/7 आंसर है, वो गलत है। 6 -3/7 आ गया, 15 में से 9 घटाएंगे 6। अब ये 6 में से 3/7 कैसे घटाएं? देखो यही लॉजिक है। ये जो 6 लिखा हुआ है ना मेरे भाई, ये जो 6 लिखा हुआ है, क्या हम 6 को ऐसे नहीं लिख सकते? 5 + 1 6, 5 + 1 6 और 1 -3/7। 5 + 1 6 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है। अब ये 1 -3/7 जो है, यही तो 4/7 है। अगर आप 1 में से 3/7 घटाओगे तो 4/7 बचेगा। 4/7 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बचा, 4/7। और आपको हमने समझाया कि 5 + 4/7 जो है, यही 5 सही 4/7 लिखा जाएगा। तो इसको घटा के आएगा 5 सही 4/7। ये है पूरा बेसिक, ये है पूरा बेसिक। लेकिन आप बताओ, क्या आपके पास पेपर में इतना समय होगा कि आप इतना लिखें? क्या आपके पास, क्योंकि ये चीज तो एग्जाम में आने वाली नहीं है, तो सवालों में कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगी। कभी आपके पास इतना टाइम होगा कि आप इतना लिखें? आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, सीधा कैसे आएगा। सीधा लॉजिक यही है कि हमें इसको ब्रेक करना पड़ता है 5 + 1 में। एक हमें चाहिए होता है, एक, जिससे कि हम 1 में से 3/7 घटा पाए। तो जैसे आपके सामने आया 15 -9 सही 3/7, 15 -9 सही 3/7 सीधा कैसे आएगा जी? आंसर बताओ। देखो ये जो नंबर है ना मेरे भाई, ये जो नंबर है ये 9 से बड़ा है। ये नंबर 9 सही 3/7, ये नंबर 9 से बड़ा है। ये नंबर 9 से बड़ा है, लेकिन ये नंबर 10 से कम है। भाई इससे जस्ट बड़ा जो इंटीजर है वो 10 है। 9 सही 3/7, केवल इस नंबर पे ध्यान दो, 9 सही 3/7 पे। ये जो नंबर आपके सामने लिखा है 9 सही 3/7, ये जो नंबर है, ये नंबर 9 से बड़ा है, लेकिन ये नंबर 10 से कम है, 10 से कम। तो आप 15 में से 10 घटा दीजिए 5, 15 में से 10 घटा दीजिए 5, आ गया 5। आप बोलोगे जी सर नीचे क्या लिखा हुआ है? 7। नीचे 7 ही रहेगा, नीचे 7 ही रहेगा। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा जी 7 में से 3 कम कर लो, 7 में से 3 कम कर लो 4, 7 में से 3 कम कर लीजिए 4। 5 सही 4/7, 5 सही 4/7 आया समझ में? एक और मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, जिससे आपके सामने ये आया, आपके सामने आ गया 100 -7 सही 13/24। 100 -7 सही 13/24 मुझे घटा के लिखना है। बताइए दोस्त, 100 - 7 सही 13/24 क्या आएगा? 100 - 7 सही 13/24। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे, ये जो नंबर आपके सामने लिखा है 7 सही 13/24, इसका मतलब है 7 + 13/24। ये नंबर 7 से बड़ा है, ये नंबर 7 से बड़ा है, लेकिन ये नंबर 8 से कम है। ये नंबर 7 से बड़ा है, लेकिन ये नंबर 8 से कम है। तो आप 100 में से 8 घटा दीजिए 92, 100 में से 8 कम कर लीजिए 92, 100 में से 8 कम कर लीजिए 92, 92 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर, नीचे 24 ही रहेगा, ये नीचे 24 ही रहेगा। ऊपर क्या? 24 में से 13 कम कर लो, 24 - 13 11, 92 सही 11/24, 92 सही 11/24 ही आ गया। 92 सही 11/24 कर पाओगे मेरे दोस्त? अरे बोलो कर पाओगे? अगर आपके सामने ऐसे भी आता है कि 58 सही 58 -19/37, 58 -19/37, जल्दी से बताइए मेरे दोस्त क्या है? 58 -19/37
मुझे माइनस करना 58 में से 19/37। ये जो नंबर आपके सामने लिखा है 19/37, ये नंबर 1 से कम है। अगर आप 19 को 37 से भाग दोगे तो 0.0 समथिंग आएगा। ये नंबर 1 से कम है। इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या है मेरे भाई? ये नंबर 1 से कम है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये नंबर तो 1 से कम है। तो आप 58 में से 1 घटा दीजिए, 57। 57 आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। नीचे तो 37 ही रहेगा और ऊपर क्या आएगा दोस्त? 37 में से 19 कम कर लो, 37 में से 19 कम कर लेंगे 18। 57 सही, 18/37। (57:18/37) समझ में आया मेरे भाई? 57:18/37। क्लियर? ठीक है जी। आगे अगली बात, अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट समझिए मेरे भाई कि अगर हमें दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक हमने लिख दिया आपके सामने 5 सही 2/3 प्लस, और अगला लिख दिया हमने 7 सही 1/8। 7 सही 1/8। मुझे बताइए मेरे दोस्तों इनको जोड़ के क्या आएगा? 5 सही 2/3 प्लस 7 सही 1/8। दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5 सही 2/3 प्लस 7 सही 1/8, दोनों को जोड़कर क्या आएगा? और इम्प्रॉपर, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही बताना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आपको बताना है। सबसे पहले बेसिक, जैसे आपके सामने 5 सही 2/3 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 5 प्लस 2/3। 5 सही 2/3 का मतलब 5 प्लस 2/3। 7 सही 1/8 का मतलब, 7 सही 1/8 का क्या मतलब है? 7 प्लस 1/8। भाई बीच में प्लस होता है, बीच में प्लस। और यहां हमें क्या करना है? हमें इन दोनों को जोड़ना है, हमें इन दोनों को जोड़ना है। आप बोलोगे हाँ जी सर हमें इन दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ने में देखो, सेम जाति के लोग एक तरफ रखने, ये देखिए 5 और 7 इंटीजर है, ये जुड़ जाएगा आपस में, 5 और 7 जुड़ जाएगा 12। भाई आगे पीछे कैसे भी जोड़ लो, क्या ही फर्क पड़ता है, 12। और इसको जोड़ लेते हैं 2/3 प्लस 1/8। ये 2/3 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और ये 1/8 हो गया। 2/3 प्लस 1/8। आई जी समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें समझ में आई है। और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 12 प्लस, हमें केवल इन दोनों को जोड़ना है, 2/3 प्लस 1/8। मैंने जोड़ने का तरीका समझाया कि इनकी आप मल्टीप्लाई करिए, 3 की 8 में गुणा 24, 3 अट्ठे 24। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 8 दूनी 16, 3 एकम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 16 और 3 19। तो 12 प्लस 19/24, 12 प्लस 19/24। आप मुझे बताओ कि 12 प्लस 19/24 को ही तो हम लोग 12 सही 19/24 लिखते हैं। 12 प्लस 19/24 को ही तो हम लोग 12 सही 19/24 लिखते हैं मेरे भाई। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात तो अच्छी तरीके से समझ में आई है। क्या आपके पास पेपर में इतना टाइम है कि आप इस तरीके से करोगे? क्या आपके पास एग्जाम में इतना टाइम है कि आप इस तरीके से जोड़ोगे? सीधा कैसे करेंगे मेरे भाई? 5 सही 2/3, 5 सही 2/3 प्लस 7 सही 1/8। जब मैं आपको परसेंटेज में बताऊंगा ना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, कैसे जोड़ना घटाना है, तो बहुत इस्तेमाल होगा। जब भी इस तरह का आएगा ना मेरे भाई, सीधा दिमाग लगाइए, 5 इंटीजर जोड़ दो आप,
इंटीजर आपस में सीधा सीधा जुड़ जाएगा, 5 + 7 सीधा सीधा जुड़ जाएगा, 5 + 7 12। मुझे केवल फ्रैक्शन वाला पार्ट जोड़ना है, मुझे केवल मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला पार्ट जोड़ना है, ये फ्रैक्शन जोड़नी है। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 की 2 में 16, 3 की 1 में 3, 8 की 2 में 16, 3 की 1 में 3, 16 3 19, 12 सही 19/24, 12 सही 19/24 आ गया, 12 सही 19/24, 12 सही 19/24। बोलो, अरे बोलिए, एक और बताओगे? 9 सही 4/5, 9 सही 4/7 प्लस 11 सही 2/5, ये बताओ। हाँ जी बताइए। अरे मजा आया ना करके। 9 सही 4/7 प्लस 11 सही 2/5। एक और 9 सही 4/7 प्लस 11 सही 2/5। इंटीजर आप जोड़ लीजिए, 9 है और ये 11 है। 9 में 11 जोड़ के क्या आएगा? इंटीजर पूर्णांक पूर्णांक जोड़ दीजिए, 9 + 11 20। अब मुझे ये दोनों भिन्न जोड़नी है। भिन्न जोड़ने का तरीका मैंने सिखाया, इन दोनों की गुणा। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 5 की 4 में गुणा 20, 7 की 2 में गुणा 14, 20 + 14, 5 की 4 में गुणा 20, 7 की 2 में गुणा 14, 20 + 14 34, 20 सही 34/35 आ गया आंसर। 20 सही 34/35। बोलो, मजा आया? खत्म। अब हम यहां से शुरू करेंगे मेरे भाई अपना असली खेल, परसेंटेज। हम यहां से शुरू करेंगे अपना असली खेल, परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। ये सब तो मैं आपको परसेंटेज में हम छोटी छोटी जो कैलकुलेशन करने वाले हैं उसको समझाने के लिए मैंने आपको इतना कुछ सिखाया। परसेंटेज, प्रतिशत, हमने पहले बताया कि मैथ के 2 ही पिलर हैं, परसेंटेज और रेशियो, अर्थमेटिक मैथ के। इनकी वैसे कोई वैल्यू नहीं है पेपर में, क्योंकि आना एक एक दो दो सवाल है, लेकिन गणित सीखने के लिए बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए परसेंटेज क्या होता है बच्चों? सभी लोग हमें मुझे बताओ कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का मतलब प्रति, शत का मतलब होता है 100। नाम में ही परिभाषा छुपी है, नाम में ही परिभाषा छुपी है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में है परसेंटेज, परसेंटेज। सेंट का मतलब होता है इंग्लिश में 100 और पर का मतलब होता है 1। तो परसेंटेज का मतलब 100 में से एक हिस्सा, 100 में से एक हिस्सा, 100 में से एक हिस्सा। परसेंटेज का मतलब 100 में से एक हिस्सा, 100 में से 1, 100 में से 1। इसी को कहा गया 1%, इसी को कहा गया 1% बराबर, 1% बराबर। आए समझ में? नाम में परिभाषा छुपी है, प्रतिशत, सत मतलब 100, प्रति मतलब 1, 100 में से एक हिस्सा यानी कि 1/100। इसी को ही 1% नाम दे दिया इंसानों ने कि आज से हम 1/100 नाम की जो चीज है इसे हम 1% कहेंगे। जो 1/100 नाम की चीज है इसे हम 1% कहेंगे। बोलो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं यहां ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे ये बताइए मेरे प्यारे भाई, 100 की जब 1% में गुणा होगी तो क्या आएगा? 100%। 100% बराबर 1, 100% बराबर 1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे दोस्तों 1 और 100% एक ही बात है। 1 या 100% एक ही बात है। 1 या 100% एक ही बात है। 1 को ही 100% कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, ये एक पानी का गिलास है,
ये पानी का गिलास पूरा भरा हुआ है, ये पानी का गिलास है, ये पानी का गिलास पूरा भरा हुआ है। अगर आप किसी आदमी से पूछोगे तो ये कहेगा कि भाई ये पूरा एक गिलास पानी का भरा हुआ है, पूरा एक गिलास। इसी बात को दूसरा आदमी ऐसे कह सकता है कि 100% गिलास पानी से भरा हुआ है, 100% गिलास पानी से भरा हुआ है, 100% गिलास, पूरा एक गिलास पानी से भरा हुआ है। दूसरा आदमी कह रहा है कि 100% गिलास पानी से भरा हुआ है। दोनों बातों का कहने का तरीका अलग है, लेकिन तात्पर्य मीनिंग सेम है, क्योंकि 100% ही 1 होता है। क्योंकि परसेंटेज की परिभाषा है 100 में से एक हिस्सा, 1% को 1/100 बोला गया, यहां से 100% बराबर 1 आ गया, ऐसे कैंची की गुणा करके। अब एक आदमी इसमें से आधा पानी पी जाता है, एक आदमी आता है इसमें से आधा पानी पी जाता है। अब आपसे पूछें कि बताइए कितना गिलास भरा हुआ है, तो आप कहोगे आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास भरा हुआ है। लेकिन मेरे दोस्त इस बात को परसेंटेज में कैसे कहोगे? आधा गिलास भरा हुआ है, दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए। अगर 1 बराबर 100% है, हम दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं, यहां भी 2 से भाग दिया, यहां भी 2 से भाग दिया, तो 1/2 बराबर क्या आएगा? 50%। 50% आएगा कि नहीं आएगा? 50%। दूसरा आदमी कहेगा 50% गिलास भरा हुआ है। एक आदमी कह रहा है 1/2 गिलास भरा हुआ है, दूसरा कह रहा है भाई 50% गिलास भरा हुआ है, 50%। दोनों बातें एकदम बराबर हैं, यानी कि ये है परसेंटेज में, ये है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में आसानी से लिखा जा सकता है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। एक आदमी और आता है, वो आधा गिलास पानी और पी जाता है, आधा गिलास और पानी पी जाता है। अब मुझे बताओ, अब इस गिलास में कितना पानी बचेगा? अब इस गिलास में कितना पानी बचेगा भाई? अगर गिलास के 4 टुकड़े करे जाएं, 4 टुकड़े, 1 2 3 4, तो 4 टुकड़ों में से केवल एक ही टुकड़े में पानी बचा। कितना गिलास भरा हुआ है? तो आप कहोगे सर 1/4 गिलास भरा हुआ है, 1/4 गिलास भरा हुआ है, 1/4। समझ रहे हैं आप? लेकिन इसको परसेंटेज में कैसे कहेंगे? 1 बराबर 100%। अगर हम दोनों तरफ 4 से भाग दें, 4 से डिवाइड करें मेरे प्यारे भाई, तो 100/4 25%। दूसरा आदमी इस बात को ऐसे कहेगा कि 25% गिलास पानी से भरा हुआ है, 25% गिलास। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। यानी कि ये कहा गया है बच्चों फ्रैक्शन में या हिंदी में भिन्न में, ये कहा गया परसेंटेज में, लेकिन दोनों का मीनिंग जो वो सेम है। क्लियर? बोलो किसी बच्चे को मेरे दोस्त कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं, हमें अच्छी तरीके से समझ में आया। तो मेरे भाई 1% बराबर 1% बराबर 1/100। नाम में परिभाषा है, परसेंटेज का मतलब 100 में से एक हिस्सा। टोटल 100 है तो 100 में से एक हिस्से को 1% कहा जाता है। बच्चों अगर मैं आपसे यह पूछूं कि बताइए x% कितना होगा, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि x% कितना होगा, बताओ बच्चों जरा जल्दी। अगर हम आपसे यह पूछते हैं कि बताइए x% क्या होगा, अगर 1% 1/100 है तो x% क्या होगा? बताओ दोस्त, जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी बताना। अगर 1% 1/100 है तो x% क्या होगा? x% का मतलब है x गुणा 1%। एक्स अलग है, परसेंटेज कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि परसेंटेज तो कोई बीमारी है, परसेंटेज तो कोई अलग चीज है, नहीं भैया। 1% का मतलब 1/100, और अगर मैं 1 को 100 से भाग दूंगा तो 0.0 बनाएगा, 0.01 आएगा। ये जो नंबर है ना मेरे भाई, ये जो 0.01 नंबर है,
0.01 या 1/100, इसी को 1% नाम दिया गया है। तो x% का मतलब x गुणा 1%, और 1% क्या होता है बच्चों मुझे बताइए? 1% का मतलब 1/100। तो x% की वैल्यू x/100 आ गई बच्चों। x% की वैल्यू क्या आ गई? x/100 आ गई, x/100। बोलो, यानी कि आपको एक बात समझ में आ रही है? अगर किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, किसी भी परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है, तो परसेंटेज हटाओ और 100 से भाग दे दो। परसेंटेज हटाइए और 100 से भाग दे दीजिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जैसे हमने आपके सामने लिखा मेरे प्यारे बच्चों 28%, 28%, हमने आपके सामने 28% लिखा। बताइए इसको भिन्न में क्या होगी, इसकी वैल्यू भिन्न में क्या होगी, बताना जरा। हमने आपके सामने लिखा मेरे भाई 28%, इसकी वैल्यू भिन्न में क्या होगी? 1% 1/100। 28% का मतलब हो गया जी 28/100। 28% का मतलब हो गया बच्चों 28/100। यानी कि मेरे भाई आप इसको 4 से काट सकते हैं, 4 सत्ते 28 और 4 से 100 जाएगा 25 बार, 7/25, 7/25। 4 से कट जाएगा 28 7 बार, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। तो 28% किसके बराबर आ गया? 28/100 या फिर 7/25। बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये लिखा है मैंने फ्रैक्शन में मेरे भाई। इस बात को आप दशमलव में भी लिख सकते हो। 28% क्या होता है? 1% 1/100। 28% को भिन्न बदलना, परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज की जगह 1/100। अगर 28 को आप 100 से भाग देंगे क्या आएगा? 0.28, 0.28, 0.28। यानी कि ये बात समझिए कि 100 से जब भाग देंगे तो 2 दशमलव बढ़ जाते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक आते हैं। 0.28, 0.28। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कहूंगा तो 7/25, दशमलव में कहूंगा 0.28, 0.28। मैंने आपको बहुत छोटी सी मामूली सी एक बात बताई, बहुत छोटी सी। मैं आपसे इस पे सवाल पूछूं ना, हम आपसे इस पे सवाल पूछें, ये बताइएगा जरा बच्चों। जितना भी मैंने अभी तक आपको परसेंटेज में सिखाया, मैं इसी पे सवाल पूछूंगा। CHSL 2024 के पेपर में सवाल आया है, बोला है आपके सामने फ्रैक्शन लिखी है, इनको दशमलव में बदलिए। आपके सामने फ्रैक्शन जो लिखी हैं इनको दशमलव के रूप में व्यक्त करो, दशमलव में लिखना है। एक नहीं, 3 है। 20%, 0.5% और 0.03%। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? इन्हें दशमलव में लिखना है। 20% क्या हो गया दोस्त? 20% क्या होगा? परसेंटेज हटाइए, 100 से भाग। 20/100। अरे दुनिया जानती है 20 को अगर 100 से भाग दोगे तो 0.02 आएगा, 0.02 आएगा। अगर आप 20 को 100 से भाग दोगे तो 0.02 आएगा, 0.02। ये दोनों नहीं आएंगे। आया? सॉरी 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 सॉरी, 0.20, 20 है ना ये, सॉरी 0.20, 0.20, सॉरी 0.20 आएगा भाई, ये दोनों नहीं आएंगे। 20 है ना, सॉरी 2 नहीं है। 20 को 100 से भाग देंगे 0.20, यानी कि 0.2, सी या डी में से होगा। 0.5% है तो 0.5 को आप भाग दीजिएगा परसेंटेज से बटे 100। 100 से भाग देते ही 2 दशमलव बढ़ा देने आपको, जैसे यहां दशमलव के बाद 1 अंक है, 100 से भाग दे रहे हैं तो अब दशमलव के बाद 3 अंक होंगे, 0.005। क्या आएगा भाई? 0.005 ये आएगा। यहां दशमलव के बाद 4 अंक हैं, ये वाला गलत हो गया, डी वाला गलत हो गया। क्या आ गया? सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आपके सामने लिखा है 0.03%, 0.03%। परसेंटेज का मतलब बटे 100। 100 से भाग देते ही 2 दशमलव आपको बढ़ा देने, यहां दशमलव के बाद 2 अंक हैं,
100 से भाग दिया, 2 और बढ़ जाएंगे, अब दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे, 0.0003, 0.0003। कौन सा बेटा? सी ऑप्शन। बोलिए, समझ पाए? एक और आप मुझे बताना बच्चे, एक और आप मुझे बताना, ये करना जरा। ये भी CHSL 2024 का है, 12.75%, 12.75%। 12.75%। 4 ऑप्शन है, किसके बराबर है? 12.75%। ऑप्शन देखो फ्रैक्शन में किसके बराबर है मेरे भाई। वैसे तो मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं, पर वो तरीका मैं आपको कल सिखाऊंगा। ऑप्शन से भी कर सकते, वो तरीका तो हम आपको लेकिन कल सिखाएंगे। आज मैं आपको बेसिक वाला ही बताऊंगा। भाई परसेंटेज अगर हटाना है, इस भिन्न में अगर बदलना है तो परसेंटेज हटाओ, 100 से भाग। लेकिन पहले ये 12.75 देख लो, बड़ा गंदा लग रहा है मुझे देखने में। 12.75 का मतलब होता है 12 प्लस 0.75। क्या आप मेरी बात समझे? और 0.75 क्या होता है मेरे भाई? ये 0.75 आप समझते हैं? 0.75 क्या होता है? देखो, चवन्नी आप जानते हो, चवन्नी, चवन्नी का मतलब 1/4, 0.25। अठन्नी आप जानते हो, अठन्नी एक है भाई, अठन्नी आप जानते हो 1/2, 0.5। पौना आप जानते हो 3/4, 1/4 की 3 में गुणा करो, 3/4 होता है 0.75। याद रखिए, अठन्नी, चवन्नी, पौना। अठन्नी 0.25, चवन्नी 0.5, पौना 0.75, 3/4। ये 3/4 है मेरे भाई, 3/4। इसका मतलब 12 चौका 48। अभी देखो, अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 4 की 12 में गुणा 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 51/4, 51/4। तो यानी कि 12.75 का मतलब 51/4%। 51/4%। आ गया बच्चे? 51/4%। 12.75 का मतलब 51/4 परसेंटेज है, परसेंट। हमें भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज का मतलब 1/100, 1/100। तो 51 बटे क्या आ गया बच्चे? 400। 51/400। याद रखिएगा मेरे भाई, देखो यही छोटी छोटी चीजें होते हैं कैलकुलेशन की। 54.25, 58.5, पौना 0.75, 1/4, 1/2, 3/4। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा भाई आज की क्लास में। आइए, तीसरा बताइए दोस्त, यूपीएससी सीडीएस के पेपर में यह क्वेश्चन आया है, सीडीएस के पेपर। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64%? 64% का वर्गमूल क्या है? आपके सामने सवाल है, 64% का वर्गमूल क्या है? ठीक है, 0.08%। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है मेरे भाई, ये सवाल जो है ये आपका होमवर्क है। सोचो समझो, यूपीएससी सीडीएस के पेपर का सवाल है, कल मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि कल मैं आपको सिखाऊंगा स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में जल्दी कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे जल्दी बदलते हैं। कल हम ये बात सीखेंगे परसों की क्लास में कि हम परसेंटेज की कैलकुलेशन जल्दी कैसे करते हैं, किसी भी संख्या का परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, बेस कैसे माना जाता है, परसों की क्लास में हम ये सिखाएंगे। ठीक है, और फिर 3 दिन तक हमारा बेसिक चलेगा, उसके बाद हम जो है शीट सॉल्व करना शुरू करेंगे। ऐसे ही चलता है मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको
क्लास समझ, मैंने बहुत धीरे पढ़ा है, मैंने बहुत धीरे पढ़ा। स्टार्टिंग में जब तक हमारा परसेंटेज रेशियो ये दोनों चैप्टर चलेंगे, मैं इतना ही धीरे 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 करके आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम जो है स्पीड पकड़ना शुरू करेंगे। एक चीज और कि केवल आप क्लास में ना पढ़ें, आप साथ साथ टेस्ट भी लगाएं। अच्छा, अगर आप आप गूगल पे जाइए, आप गूगल पे जाइए या प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए टेस्ट रैंकिंग। जैसे हम यहां परसेंटेज पढ़ रहे हैं, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो या वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना लो। मैथ बूस्टर वाला सेक्शन है, मैथ बूस्टर में आप जाइए, आपको टेस्ट मिल जाएंगे। तो परसेंटेज चैप्टर के जैसे यहां पर 8 टेस्ट बने हुए हैं, ये चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फ्री हैं सभी बच्चों के लिए। लिखा हुआ है यहां पर फ्री, देखो ना, हर टेस्ट के आगे एक एक टेस्ट में 25-25 सवाल हैं। टाइमर में लगा हुआ है 25-25 मिनट का। तो आप क्लास में पढ़ो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आप उस पर चैप्टर वाइज टेस्ट इस हमारी एप्लीकेशन पर जाके कभी भी पूरे भारत में कोई भी बच्चा फ्री में अटेम्प्ट कर सकता है। जब तक आप उस चैप्टर को खत्म करने के बाद उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, उस पर क्विज नहीं सॉल्व करोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल आपने क्लास में चैप्टर खत्म कर लिया और आपका काम खत्म हो गया। आपका काम वहां से शुरू होता है। क्या कि आपको उस चैप्टर, जो भी चैप्टर खत्म हुआ या आप पढ़ रहे हैं, उस पे प्रीवियस ईयर के सवाल बनाओ, उस पे क्विज बने हुए हैं, उस चैप्टर के क्विज सॉल्व करो। अभी ये देखिए, एक ही चैप्टर के परसेंटेज के 8 क्विज हैं, एक क्विज में 25 सवाल हैं। 200 सवाल हैं कि नहीं लगाने के लिए भाई? ठीक है जी, ओके। तो आज की क्लास को मैं जो है इतना ही छोड़ता हूं। इसके आगे की कहानी हम करेंगे कल। धन्यवाद। इसी टाइम 12 बजे